हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी। आज हम इंटेलिजेंस से रिलेटेड और जो यूनिफैक्टर थ्योरी और बाई फैक्टर थ्योरी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड इट्स थ्योरीज। और ये क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। सो आई होप आपको पसंद आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वप्रथम बोरिंग द्वारा 1923 में बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी गई, वह क्या थी? तो वह परिभाषा थी, बुद्धि वही जो परीक्षण मापता है। अब इस लाइन में हमारे कम से कम 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये जो लिखा है ये है, और दूसरा है सर्वप्रथम बुद्धि की औपचारिक परिभाषा किसने दी थी? बोरिंग ने। और एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से सन में दी थी? तो वो दी थी 1923 में। ठीक है, और कौन से कॉन्सेप्ट की परिभाषा बोरिंग ने 1923 में दी थी? वो था बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक, नेक्स्ट आता है बीने साइमन टेस्ट डन बाय, किसके द्वारा किया गया था? बीने एंड साइमन इन 1905। ओके, और जो इसकी लैंग्वेज थी वो थी फ्रेंच लैंग्वेज, और इसका टाइप था, जो टेस्ट का टाइप था वो था व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापा गया था इसमें, कि बुद्धि को जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता है कि बुद्धि को किया गया था मेजर आईक्यू से। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको मानसिक आयु, मेंटल एज के रूप में मेजर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है पहला संशोधन बीने साइमन टेस्ट का कब हुआ था? तो ये जो बीने साइमन टेस्ट 1905 में हुआ था, इसका पहला संशोधन, इसमें कुछ चेंज किए गए थे, तो वो किए गए थे 1908 में। ठीक है, आगे आता है कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस टेस्ट डन बाय होम एंड व्हेन एंड वेयर। तो ये हमने पहले पढ़ा कि जो बीने साइमन टेस्ट था वो फ्रेंच लैंग्वेज में था। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? ये किया था गोडार्ड। ठीक है, इन 1911। और कौन सी कंट्री के थे ये? अमेरिका के। एंड फॉर होम इट इज यूज्ड, कि ये किसके लिए यूज किया गया था? ये यूज किया गया था मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए। बेसिकली जो मानसिक रूप से बाधित बच्चे थे, जिनको मेंटल कुछ प्रॉब्लम थी, बुद्धि बाधित बच्चे थे जो मेंटली, उनके लिए इसको यूज किया गया था, और ये उन्हीं के लिए यूजफुल था ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर एक संशोधन तो इसका हो गया था 1908 में। नेक्स्ट आया दूसरा संशोधन 1916 में किया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। किसके द्वारा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। इसी कारण इसे स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस संशोधन में क्या था कि इन्होंने 90 प्रश्न लिए थे, और इन प्रश्नों को 1000 स्टूडेंट्स पे ट्राई किया था। ठीक है, और फिर इसके बाद इन्होंने इसकी एनालिसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु गेव फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। तो आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था? टर्मन ने, और वो फॉर्मूला क्या था? IQ is equal to MA upon CA into 100, where MA is equal to mental age, CA is chronological age, and IQ is intelligence quotient. ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे हम मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज और IQ तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने MA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो MA इज इक्वल टू क्या होगा? IQ इंटू CA ऑब्लिक 100। ठीक है, ये MA हो गया। अब CA इधर आएगा, तो CA इधर ही रहने दीजिए, CA एक साइड रहेगा, 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके IQ इंटू बस IQ इंटू कुछ नहीं आएगा, CA। ठीक है, डन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। सर्वप्रथम बोरिंग द्वारा 1923 में बुद्धि की औपचारिक भाषा दी
परिभाषा दी गई वह क्या थी? बुद्धि वही जो परीक्षण मापता है। ठीक है। बीने साइमन टेस्ट डन बाय बीने साइमन इन 1905 और ये लैंग्वेज थी फ्रेंच और इसका टाइप था व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। बुद्धि को मानसिक आयु मेंटल एज के रूप में मापा गया। इस टाइम पे जो बुद्धि थी उसको मेंटल एज के रूप में ही मेजर किया जाता था और इसका पहला संशोधन किया बीने साइमन टेस्ट का 1908 में और इंग्लिश ट्रांसलेशन की इसकी गोडार्ड ने जो अमेरिका के थे 1911 में और इसको यूज किया गया बेसिकली मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है। दूसरा संशोधन किया गया 1916 में बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था ये बीने के द्वारा। इसी कारण इसे स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट के नाम से जाना जाता है और टोटल इसमें 90 क्वेश्चंस थे जिनको 1000 स्टूडेंट्स पे ट्राई किया गया था। ठीक है। हु गेव फॉर्मूला ऑफ IQ? टर्मन ने दिया था फॉर्मूला जो था IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100 वेयर MA इज इक्वल टू मेंटल एज, CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज होता है जो एक्चुअल आपकी एज होती है और इस फॉर्मूले से हम मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज और IQ तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास कोई दो एंटिटीज दी गई हों। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि 1912 में विलियम स्टर्न ने IQ का सुझाव दिया था। ठीक है। तो जो विलियम स्टर्न थे उन्होंने 1912 में ही IQ का सुझाव दे दिया था, लेकिन उस टाइम IQ का कॉन्सेप्ट लाया नहीं गया था। जब भी हम बुद्धि की बात करते थे तो हम बात करते थे मेंटल एज की, लेकिन 1911 में टर्मन ने IQ को कॉन्सेप्ट में लाया। ठीक है। नेक्स्ट है IQ टेबल। जो हमारे पास IQ का टेबल होता है जिसमें हमारे पास वैल्यूज दी होती हैं कि बुद्धि का स्तर दिया होता है और जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती हैं कि जीनियस की कितनी होती है, मोरॉन्स की कितनी होती है, इडियट्स की कितनी होती है, एवरेज कितनी होती है, वो सब जिस टेबल में होती है उसको IQ टेबल बोलते हैं एंड उसको दिया था टर्मन ने। स्पीयरमैन की बुद्धि परिभाषा में G फैक्टर क्या है? अब हम स्पीयरमैन की जो थ्योरी है उस पे आते हैं। तो उसमें हमने कल पढ़ा था कि G फैक्टर क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? G फैक्टर को जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। ठीक है। एंड इंटेलिजेंस इज क्या है? बुद्धि सेट ऑफ कैपेबिलिटीज, आपकी क्षमताओं का एक समुच्चय है, एक सेट है जिसको हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। और ये वाली स्टेटमेंट ध्यान से सुनना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पज एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट इजी। ठीक है। ये बहुत लॉजिकल स्टेटमेंट है। यहाँ बोला गया है कि एनीवन कैन बिकम एंग्री, कि गुस्सा तो हर कोई हो सकता है, वो बहुत इजी है, बट टू बी एंग्री विद राइट पर्सन, कि गुस्सा होना एक सही इंसान से टू द राइट डिग्री, सही अमाउंट में, सही जगह, सही टाइम पे और किसी सही काम के लिए एक सही तरीके से, ये इजी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास किसने दी थी? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय एरिस्टोटल और दिस इज रिलेटेड टू इमोशनल डेवलपमेंट। सॉरी, ये स्टेटमेंट हमारी इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। कैसे? इमोशनल डेवलपमेंट में वो सारी चीजें आती हैं जिसमें एक इंसान सेल्फ रियलाइजेशन करता है। ठीक है। और इस चीज, ये वाली स्टेटमेंट है, इसमें मोर ओवर दूसरे इंसान के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये स्टेटमेंट हम लोगों पे, खुद पे, सेल्फ पे पूरी तरह से हावी होती है और इसका नुकसान भी हमें ही होता है। इसका एग्जाम्पल बेस्ट है कि आपको घर पे आपकी मम्मी ने कुछ बोल दिया, बेटा ये काम कर दो, आप कुछ कर रहे हो या आप फोन पे वीडियो बना रहे हो, टिकटॉक चला रहे हो, तो आपका रिएक्शन एकदम से क्या होता है? मुझे नहीं करना है, नहीं करूँगा। ठीक है। लेकिन एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी। आप इजीली अपनी मम्मी पे गुस्सा तो हो गए, बट टू एंग्री विद, ये वाली जो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है, ये हमें जस्टिफाई करनी पड़ती है फिर बाद में कि हमें सही इंसान के साथ कितने टाइम के लिए, कब, कहाँ और किस तरह से गुस्सा होना है,
वो हमें पता नहीं है, तो वो इजी नहीं है। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस तरह से कहाँ पे किस भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, तो उस टाइम हमारी इमोशनल डेवलपमेंट टोटल पीक पे पहुंच चुकी होती है, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट हो चुकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हम सभी अपने अभिप्रेरणा, बुद्धि और रुचि में अलग हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है ये? इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। और ये सिंपल सी बात है कि हम सभी, अब मेरे लिए मोटिवेशन कोई और होगा, ठीक है, मेरी बुद्धि लब्धि और मेरी IQ इंटेलिजेंस और मेरी इंटरेस्ट वो मेरे होंगे, आपके अलग होंगे। हो सकता है मेरी मोटिवेशन और आपके इंटरेस्ट सेम हो जाए, लेकिन हमारी बुद्धि चेंज होगी, या फिर हमारी बुद्धि लब्धि और हमारी अभिप्रेरणा सेम हो तो हमारे इंटरेस्ट चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें किस सिद्धांत से संबंधित है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस अटेन्स इट्स मैक्सिमम लेवल, कि जो बुद्धि है वो अपना मैक्सिमम कौन सी एज तक गेन कर लेती है, कि एक इंसान कब तक हम बोल सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से बुद्धिमान बन चुका होता है? तो वो होती है 15 to 16 ईयर्स के बीच की एज। ठीक है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। 2 फैक्टर थ्योरी गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई है? एडवर्ड चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 2 फैक्टर थ्योरी क्रिटिसाइज्ड बाय होम, किसने किया था इसको क्रिटिसाइज? थर्स्टन ने। ठीक है, जो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी थर्स्टन ने, उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। अब स्पीयरमैन ने भी एक थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, वो थी हमारे पास यूनिफैक्टर थ्योरी। तो ऐसे चेन में आप इसको याद कर सकते हो कि यूनिफैक्टर थ्योरी जो थी वो बाईफैक्टर थ्योरी के जो फादर थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था, और जो थर्स्टन थे उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। टिल देन बाय बाय, कल मिलते हैं, बाय, थैंक यू।